हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखिए 120 क्वेश्चंस का आपको आप पिछले से मतलब जो पिछले चैप्टर हो चुके हैं उनके टेस्ट होंगे। देखो एक टेस्ट आपको इस वीक में परमुटेशन का देखने को मिलेगा और एक टेस्ट 120 क्वेश्चन परमुटेशन का जो टेस्ट मिलेगा वो 60 से 70 क्वेश्चंस का मिलेगा। ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज मतलब अब स्टार्टिंग से आपके जो टेस्ट हुआ करेंगे वो 120 क्वेश्चंस के होंगे। तो मैं आज टेस्ट सेंड कर दूंगा अपनी टीम को और जल्दी ही ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। मेरे पास टेस्ट बनके तैयार है। आप कहेंगे तो मैं आपको उसको डीपीपी फॉर्मेट में लिखें, लेकिन पहले मैं टेस्ट फॉर्मेट में दे दूं फिर आपको वो डीपीपी फॉर्मेट में दे दूंगा, फिर टेस्ट का मजा नहीं रह जाएगा। आप कहोगे तो मैं आपको डीपीपी फॉर्मेट में दे सकता हूं इसे, लेकिन यदि मैंने डीपीपी फॉर्मेट में दे दिया तो फिर टेस्ट फॉर्मेट का मजा नहीं रहेगा। तो पहले इसका टेस्ट दे लीजिएगा आप 120 क्वेश्चन का, उसके बाद इसी की डीपीपी के तौर पर मैं आपको ये फाइल दे दूंगा 120 क्वेश्चन की। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए कि नहीं? ओके। तो डीपीपी तो ना दूं ना, पहले ना दूं ना आपको डीपीपी, पहले तो देना बेकार है यार, फिर टेस्ट का मजा नहीं आ जाएगा। आप सॉल्व करके पहले ही रख लोगे, फिर टेस्ट देने में तो फिर क्या मजा आएगा। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आपको इस वीक में देखने को मिलेंगे, वो 2-3 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस सीरीज, एक 120 क्वेश्चंस का। ये पीछे जो जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं आपके, उनके अब टेस्ट होंगे तो 120 क्वेश्चंस के होंगे टेस्ट। अभी यार अभी मैं आपको दे दूंगा, मान लो मैं दे सकता हूं, आप कहोगे मैं आज ही दे दूंगा, लेकिन पहले यदि मैं आपको ये दे दूंगा तो फिर टेस्ट करवाने का क्या मतलब है? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बाकी सब हम प्रैक्टिस ही करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है और परमुटेशन में भी थ्योरी बहुत कम थी, क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस तो देखो आपको लगाने पड़ेंगे और सीखिएगा, आराम से रटिएगा मत। जो लोगों ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है फिर वो जाके पढ़ें, तब टेस्ट देना। बाकी परमुटेशन का भी टेस्ट होगा। ठीक है, परमुटेशन का तो भी टेस्ट मैंने नहीं दिया है, वो मैं आजकल में दे दूंगा, लेकिन सीक्वेंस सीरीज का चला जाएगा, 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा आपके साथ, तो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 16 इन वन थ्रो विद 3 डाइस। अच्छा 3 डाइस फेंकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 16 इन वन थ्रो विद 3 डाइस, मतलब यदि आपने 3 डाइस को मतलब 3 डाइस को फेंका गया है, 3 पासे को फेंका गया है, उछाला गया है, जो भी किया गया है, तो जो संख्याएं आई हैं वो सम आई हैं, उनका जो सम आया है वो 16 आया होगा। इसकी आपको प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो ये बताइए कि यदि 3 डाइस फेंका गया है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 216, मतलब नीचे क्या हो जाएगा 216। अब उस 216 में से क्या कितने ऐसे होंगे कितने ऐसे ट्रिपलेट होंगे जिनका सम कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो 16 कैसे आया होगा? देखिए, क्या 1 से शुरुआत होके, क्या जब 16 आया होगा, अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, अब हैंग कर रहा। ठंडी लग गई इसको। 1 के साथ 16 आ सकता है, 1 के साथ यहां कुछ भी रखें, ये इसका सम 16 नहीं आएगा, क्योंकि 6 6 12 1 13 हो सकता है। 2 के साथ भी नहीं आएगा 16, 2 के साथ 6 मैक्सिमम 14 ही होगा। 3 के साथ आ सकता है
तो 3 के साथ भी नहीं आ सकता, 15 आ सकता है मैक्सिमम, 4 के साथ आ सकता है। 4 ले लेंगे और 6 ले लें और 6 ले लें तो इसके साथ आ सकता है। 5 के साथ आ सकता है क्या? 5 के साथ, तो 5, 5 और 6 ये आ सकता है। अब लेकिन भाई 4 6 6 आया है तो 6 6 4 भी आया होगा। तो अब इसके अरेंजमेंट देख लो, इसके अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हो? तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 तरीके से, और ये भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी 3 तरीके से। तो कितने तरीके से कर सकते हो आप? 6 तरीके से कर सकते हो। तो 1/36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप जोश में आके गलती आपने कर दी। आप क्वेश्चन को समझो अच्छे से, इसके क्वेश्चन छोटे छोटे ही आंसर होते हैं, टाइम सेविंग होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी मोस्टली टाइम सेविंग आती है, बहुत कम समय लगता है इसको सॉल्व करने में, यदि आपको आता है तो। ये मैंने क्या किया, देखिए ट्रिपलेट कैसे बनेंगे, 1 1 1 1 2 1। मैंने ये पता किया कि यार कौन कौन से वो नंबर हैं, यदि वो तीनों पर आते हैं, तीनों डाइस पर वो कौन कौन से नंबर हैं, उन तीनों डाइसों पर आते हैं जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो मुझे मिला 4 6 और 6। तो मैंने कहा यार यदि 4 6 6 इनको जोड़ने पर 16 आ रहा है तो इनसे कितने नंबर बन सकते हैं अलग अलग, क्योंकि फिर 6 4 6 ये भी उसके अंदर होगा, 6 6 4 उसके भी अंदर होगा। तो तरीका यही है कि भाई हमारे पास 3 डिजिट हैं, 4 6 6, इनसे 3 डिजिट नंबर बनाना है, सिंपली 3 डिजिट नंबर बनाना है, और 4 6 6 हैं। तो यार 3 फैक्टोरियल यदि डिफरेंट होते और 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल, मतलब आप 3 ही नंबर बना सकते हो, इन तीनों डिजिट्स को लेके 3 नंबर बना सकते हो। सेम केस मैंने ये पता किया, और 16 कैसे आ सकता है, तो 5 5 10 6, इससे 16 आएगा, तो इससे भी आप 3 नंबर बना सकते हो। तो 6 ऐसे नंबर मिले, 6 ऐसे ट्रिपलेट मिले जिनको जोड़ने पर 16 आ रहा है। तो 6 आपको 216 में से 6 क्या कर रहे हैं, आपको फेवर कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज बताइए? क्लियर हुआ क्या यार, बोलो तो, क्लियर हुआ कि नहीं कि 6 कैसे पता किया हमने कि हमें फेवर कर रहे हैं? जल्दी बताइए। आगे बढ़े। इन सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द 3 डाइस। इसकी हिंदी नहीं है, लेकिन यार इतना तो हिंदी आनी चाहिए आपको कि इसकी हिंदी निकाल पाओ यार, इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए, सॉरी, कि इसकी हिंदी निकाल पाओ। चलिए, इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती फिर तो यार बहुत दिक्कत है एसएसबी में आपको, बहुत ज्यादा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द ऑल 3 डाइस। 3 डाइस को एक साथ फेंका गया है तो 216 बने होंगे, और सब पर सेम नंबर आया होगा, ये आपको फेवर कर रहा है। 216 तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपको फेवर कर रहे हैं जिन पर सेम नंबर आया हो, सेम नंबर आया हो, जिस पर सेम नंबर आया हो। तो सेम नंबर कितनी में आया होगा, 6 बार आया होगा ना बेटा। सेम नंबर 1 1 1 यही तो आया होगा, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 और 6 6 6। यही 6 तो आपको फेवर कर रहे हैं इन 216 में से, 6 ही तो फेवर कर रहे हैं। तो इसका भी आंसर 1/36 हो जाएगा। ये मत देखिए कि ये बड़ा सर छोटा छोटा लग रहा है, आसान, यही सब तुम्हारे एग्जाम में आता है, वहां हम समझ नहीं पाते। ठीक है, इन अ सिंगल थ्रो, बाकी मैं हर एक वैरायटी करवाऊंगा, थोड़ा समय देंगे इस चैप्टर में, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स को उड़ाएंगे जल्दी से, क्योंकि उसमें वो आसान है। इसमें थोड़ा समय देना जरूरी है इस चैप्टर में, नहीं तो आएगा नहीं है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस फेंका गया एक साथ,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7 और 9। भाई एक दो डाइस फेंका गया है तो टोटल तो 36 बनेगा। आपको फेवर कौन सा कर रहा है? 7 आ जाए वो भी फेवर कर रहा है, या फिर 9 आ जाए। 7 आ जाए वो भी फेवर कर रहा है, 9 आ जाए वो भी फेवर कर रहा है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 6 बार और 9 4 बार, मतलब 10 ऐसे होंगे जो आपको फेवर कर रहे होंगे। 10 ऐसे हैं जो फेवर कर रहे होंगे। 10 ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं। 10 ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं है? 10 ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं। देखो 7 आ जाए तो भी आपको फेवर कर रहा है, 9 आ जाए वो भी फेवर कर रहा है। 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो 7 कितनी बार आता है? 6 बार आया होगा। ये 36 में 6 बार, 6 ऐसे पेयर होंगे जिसमें जोड़ने पर 7 आया होगा। और 9 कितनी बार आया होगा? 4 बार आया होगा। ठीक है, करते चलिए धीरे 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 धीरे। जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी। जैसे मैंने आपको, मुझे लगता है कि परमुटेशन में मैंने आपको आत्मसंतुष्टि दे दी है। संतुष्टि हुई होगी जब आप पीवाईक्यू लगे। को पीवाईक्यू मैंने आपको नहीं करवाए हैं। मैंने पीवाईक्यू कहां करवाया है आपको डायरेक्ट, लेकिन आपसे पीवाईक्यू लग गए होंगे। यही मैं चाह रहा हूं आपसे। अ डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स। एक डाई को 3 टाइम्स रोल किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 3 नंबर्स ऑब्टेन इज 15। ये जब 3 वाला आता है ना तो थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। 2 वाला तो आसान है, 3 वाले में दिक्कत होती है। एक डाई को 3 बार फेंका गया है तो 216 हो गए। अब इन 216 में आपको यह पता करना है कि कौन से ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 15 आ रहा है। तो आप पता कैसे शुरुआत करते हैं, मैं बताता हूं। एक, हम ये देखेंगे क्या एक से 15 आ सकता है। तो एक लेकर 15 आ सकता है क्या डाइस में? क्या एक लेकर 15 ला सकते हैं? सम एक लेकर, क्या यहां पर हम कोई ऐसे नंबर हैं जो 15 आ सकता है? तो जवाब है नहीं, एक लेकर 15 नहीं आएगा। 2 लेकर आ सकता है क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 6 6 12 और 2 14, 2 से भी 15 नहीं आने वाला। मतलब इन 216 पेयर में एक वाले सारे खत्म हो गए, 2 वाले सारे खत्म हो गए। अब 3 से देखते हैं। तो 3 से कैसे आ सकता है? 3 और 6 और 6 इससे आ सकता है, या फिर 4 से आ सकता है क्या? 4 के साथ क्या आ सकता है? 4 6 5 इससे आ सकता है। 5 से आ सकता है क्या? हाँ, 5 5 और 5। अब ये मत कहना सर 6 से आ सकता है। अब 6 से क्या आएगा? 6 4 5, 6 5 4, वो सब उसके अंदर है। अब आपको देखना है इससे कितने नंबर बन सकते हैं। ये 3 नंबर से 15 तो आएगा, पर नंबर कितने बनेंगे? 3। इनसे नंबर, ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों अलग हैं, तो 3 फैक्टोरियल 6। इनसे तो एक ही नंबर बनेगा, 10/216। अब ये कितना हो जाएगा? 5/108। कुछ लोग सी बता रहे हैं। यार क्या उन्होंने गलती करी है बेटा? ये 3 6 6 से तो चलो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टर समझ में आता है। पर 4 6 5 ये तो अलग अलग है ना, 3 फैक्टोरियल। पर इससे तो एक ही नंबर बनेगा ना बेटा। 6 3 9 1 10, इनसे तो एक ही नंबर बनेगा, इससे तो 2 बनेंगे नहीं, 3 बनेगा नहीं। अब वो नंबर पता, ये सब नंबर मिल जाएंगे आपको। ये जो 10 नंबर है ना, उनको ऐसे ढूंढना मुश्किल है, ऐसे ढूंढना मुश्किल है, ऐसे ढूंढना मुश्किल है। लेकिन ये परमुटेशन का इस्तेमाल करके नंबर बनाना आसान है। ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे आप। एक तो अब 216 लिख ही नहीं सकते आप भाई। 36 वाला तो आप जानते हो, 216 वाला तो बहुत अजीब है यार, बहुत ज्यादा है। तो हम ये पता करना होगा कि यार कितने 15 हो रहे हैं मिलके। सर 5 6 2 भी तो हो सकता है।
562। हे प्रभु, क्या मैं यहां पर सर पटक लूं अपना? क्या मैं इस पर, इस ये जो मेरे सामने एक डेस्क रखी है, मैं इस पर सर पटक लूं अपना? यार 562 भी तो हो सकता है। ये 6 कैसे आ गया है भैया? ये जो 4, ये जो 465 है बेटा, 465 से कितने नंबर बन सकते हैं? ये क्योंकि इन 3 डिजिट का इस्तेमाल करोगे, तीन तीन डिजिट का इस्तेमाल करोगे तो जो सम आएगा वो 15 आएगा। तो इनसे कितने नंबर बनेंगे? 3 डिजिट है और तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल 6 नंबर बन सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए सर 4 5 6 का समझ में नहीं आया भैया। 4 5 6 इनको कितने तरीके से इधर उधर रेंज कर सकते हो? जैसे 6 5 4, ये भी आपका 15 देगा, 5 6 4 ये भी देगा। तो ये तीन तीन लोगों को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज करोगे ना, तभी तो 6 आएगा। वो हम जोड़ रहे हैं नंबर्स, इससे 3 नंबर बने, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हुआ 3 फैक्टोरियल, इससे 3 फैक्टोरियल बने, इससे केवल एक ही बना 5 5 5। उनको अरेंज भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो एक ही नंबर दिखेगा। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? परमुटेशन नहीं भूलना है। ये 3 वाले थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। चलिए ये आसान क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज रोल्ड। धीरे धीरे पढ़िएगा, भी मैं क्वेश्चंस कराना शुरू किया हूं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा पीवाईक्यू आपसे लगना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब पहले पहले ही प्रैक्टिस सेशन में ऐसा मत सोचो, धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएंगे। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज रोल्ड। सैंपल स्पेस लिखो। एक क्वाइन को टॉस किया गया है और डाई को रोल किया गया है। मैंने आपको इसलिए सैंपल स्पेस लिखवाना सिखाया था। एक क्वाइन को टॉस किया गया, पहले क्वाइन टॉस है तो हेड आया होगा, बाकी उसके साथ H1 H2 H3 H4 H5 H6, सिमिलरली T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये आ गया। आपको प्रोबेबल, अब टोटल तो आ गए 12। अब आपको फेवर क्या कर रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाइन शोज द हेड एंड, अच्छा जो क्वाइन शो करे वो हेड शो करे और डाई क्या करे? 6 करे। मतलब आपको फेवर ये कर रहा है, क्वाइन हेड शो करे और डाई 6 शो करे, तो 1/12 एक आपको फेवर कर रहा है। आप कहते हो ना कि सर 120 क्वेश्चन में कैसे हम करें? ये परमुटेशन प्रोबेबिलिटी एक ऐसे टॉपिक हैं जिससे लगभग 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये आपके टाइम सेविंग होते हैं। ये ज्यादा समय नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट एक आध क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाए, नहीं तो सब छोटे आते हैं। इनमें समय बचाइए आप, और फिर और क्वेश्चंस में जो बड़े होंगे, अलजेब्रा थोड़ी सी लेंदी हो जाती है कई बार, वहां पर इस समय को यूटिलाइज करिए वहां पर। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं पहले छोटे क्वेश्चंस करने चाहिए। छोटे में ये भी आते हैं लेकिन आने चाहिए, पहली बात। अच्छा, थोड़ा सा मैं कार्ड के बारे में बता दूं आपको, ताश के पत्तों के बारे में। कितने कार्ड में, कितने जो ताश खेलते हैं गांव में लोग, कितने पत्ते होते हैं उसमें? 52। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं। ज्यादा भी आ सकते हैं, 10-12 तो मतलब दोनों मिला के मिनिमम रहना ही रहना है, 15-20 भी हो जाता है कई बार। तो 52 पत्ते होते हैं, इसमें 4 सूट होता है, 4 सूट्स होते हैं और हर सूट्स में आपको 13 13 13 और 13 पत्ते देखते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्पेड, जिसे क्या बोलते हैं? हुक्म हिंदी में। क्लब, सीढ़ी, हार्ट, हार्ट को क्या बोलते हैं? पान। और डायमंड, ईट।
ये आपके जो होते हैं ब्लैक कार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड्स होते हैं, मतलब 13+13। ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, और ये भी 13 होता है। ठीक है, तो 13+13 26 तो आपके ब्लैक कार्ड हो गए। ठीक, 26 क्या हो गए? ब्लैक कार्ड हो गए। ठीक, और ये होते हैं रेड कार्ड, और वो भी रेड कार्ड बोले तो 13+13 कितना? 26। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसा होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप स्पेड लेते हो, ठीक है, तो एक तो इसमें एस होता है। जैसे स्पेड ले लिया तो इसमें 13 पत्ते हैं ना। स्पेड में कितने हैं? 13 पत्ते स्पेड में। अभी 13 पत्तों में क्या होता है? एक तो एस होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी होता है क्या? अच्छा, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है कि ये 2, 3, 4, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे कोई मतलब नहीं होता। ये 2, 3, इन पर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कभी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। इनसे कोई मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है। एक तो यहां पर किंग मिलेगा, क्वीन मिलेगा, और एक जैक मिलेगा। कितने हो गए बताओ? और यहां पर एक 10 हो गया। कितने हो गए ये देखो, 10 और 3 13 हो गए। ये 13 हो गए ऐसे। एस को हम इक्का बोलते हैं हिंदी में। इस सब में होता है, ये क्लब में भी ऐसे ही होगा, क्लब में भी यही सब होगा, हार्ट में भी यही होगा। बस ये काले काले दिखेंगे और ये क्या होते हैं? ये रेड रेड दिखेंगे। हार्ट में भी यही सब होंगे, और डायमंड में भी यही सब होगा, डायमंड में भी यही सब होगा। इसका मतलब यह है कि एस यहां पर भी होगा, एस यहां पर भी होगा, एस यहां पर भी होगा। तो 4 आपके एस बन जाएंगे। 4 क्या बन जाएंगे? एस। ये दहला, ट्रिपला, चौवला, ये सब की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे काम के नहीं है। हमारे काम में किंग, क्वीन, जैक और एस, यही मेन हमारा काम है, ठीक है। किंग भी देखो सबका होगा, सबका किंग भी होगा। तो ये किंग कितने हो गए? 4। किंग भी कितने हो गए आपके? 4 हो गए। क्वीन भी देखो 4 होगा। सिंपल है, किंग मतलब बादशाह, एस मतलब इक्का, और 4 क्वीन भी होगा, बेगम, और 4 जैक। जैक मतलब जोकर नहीं है, गुलाम, ठीक है। जोकर मत समझना, जोकर कार्ड 52 में नहीं गिनते हैं, ठीक है। ठीक, समझ रहे मेरी बात को? एक बार इसको अच्छे से समझिए। चार एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। अब मैं कहूं कि रेड किंग कितने हैं? रेड किंग तो आप कहोगे 2 है। ब्लैक किंग, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा इसमें। बस आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। पहले तो ये ब्लैक कार्ड होते हैं और ये रेड कार्ड होते हैं, इसलिए ब्लैक, मैं ब्लैक एस बोलूंगा कि एस कितने होते हैं ब्लैक, तो आप कहोगे 2। रेड एस कितने होते हैं? 2। रेड क्वीन कितनी होती है? तो 2। रेड जैक कितने होंगे? 2। तो ये सब छोटे छोटे चीजें इसमें बनती हैं। फेस कार्ड जो होता है वो किंग, क्वीन, जैक होता है। 12 फेस कार्ड होते हैं। यदि मैं फेस कार्ड की बनूं जिस पर चेहरा बना होता है, फेस कार्ड जो होते हैं वो किंग, क्वीन और जैक, मतलब 12 होते हैं ये। वैसे ऑनर कार्ड ये सब भी होता है, लेकिन हमारे में तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। नहीं, मुझे खेलने नहीं आता बेटा, खेलने का इससे कोई संबंध नहीं है। 12 फेस कार्ड होंगे, खेलने का
खेल, ऐसा नहीं कि आपको कार्ड खेलने आता है इसका मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा लोगे, इसका कोई संबंध नहीं है, या कार्ड खेलना नहीं है, गेम से कोई लेना देना नहीं है यहां पर, ये केवल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम। चलिए बाकी सब वो मैंने आपको बता दिया, उसी में मैं जब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 4 सूट होते हैं याद रखिएगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1। एक चीज याद रखिएगा, कई बार आपको अंग्रेजी में 1 by 1 मिलेगा और कई बार रैंडम मिलेगा, रैंडम, ठीक है। रैंडम की होती है यादृच्छ्य, ऐसे बोलते हैं, बड़ी अजीब सी हिंदी है, यादृच्छ्य, ठीक है। देखिए कई बार जब चीजें निकाली जाएंगी ना तो ऑर्डर बोलेगा आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कंफ्यूजन का जन्म होता है, कंफ्यूजन का जन्म होता है। हिंदी में मैं संस्कृत में ना बोल दूं, भोजपुरी में ना पढ़ाऊं, यार तुम एकदम हिंदी इंग्लिश वर्ड सुनना नहीं चाहते, कैसे एसएसबी दोगे यार, कब सुधारोगे अंग्रेजी एक दिन में? आप एकदम हिंदी इंग्लिश नहीं चाहते हो, सब कुछ हिंदी में बोलो यार, कैसे एसएसबी दोगे यार? आपको सामने आपका अधिकारी इंग्लिश में बोलेगा, कहोगे हिंदी में पूछो, क्या पूछ रहे हो, क्या यार कब अंग्रेजी सीखोगे? तो सीखना ही नहीं चाहते अंग्रेजी। कभी भी आपको क्वेश्चन में 1 by 1 आता है, थोड़ा सा अंग्रेजी को भी देखिएगा, ठीक है। जोकर को 52 पत्तों में गिनते नहीं है बेटा, बात समझिए। जब कभी 1 by 1 आता है और रैंडम लिख के आता है, मतलब एक एक करके, और चाहे यादृच्छ्य, चाहे ऐसे बोलता है एक एक करके, एक एक करके, और रैंडम यादृच्छ्य ऐसे बोलते हैं, यादृच्छ्य, ठीक। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा यदि क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं बोला गया है। ऑर्डर मतलब पहला जो निकाल रहे हो वो किंग होना चाहिए और दूसरा जो निकाल रहे हो वो एस होना चाहिए। यदि ऐसा बोल रहा है इसका मतलब उसके लिए फर्क पड़ता है कि पहले क्या निकाल रहे हो बाद में क्या निकाल रहे हो। लेकिन जब वो ये बोल दे कि जो निकला है वो एक किंग है और एक एस है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पहले क्या निकाला है बाद में क्या निकाला है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उस समय 1 by 1 बोले, आप सोच रहे हो, आप रैंडम पता सोच रहे हो कि रैंडम मतलब एक साथ हाथ डाला निकाल दिया, और 1 by 1 मतलब एक एक करके निकाल रहे हो। तो इन दोनों में अंतर पता कब नहीं होगा? जब क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दिया हो, मतलब उसने ये ना बोला हो कि पहले क्या निकालना है और बाद में क्या निकालना है, फर्स्ट चीज क्या निकालनी है आपको, सेकंड में क्या निकालना है। यदि ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो चाहे 1 by 1 आए चाहे रैंडम आए, दोनों का मतलब यही है कि आपने एक एक करके निकाला है। सिंपल समझ लीजिएगा। नहीं, बेस थ्योरम अभी नहीं पढ़ाएंगे। बेस थ्योरम सबसे आसान है। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का। वो दिक्कत का विषय है ही नहीं, वो सबसे आसान है। दिक्कत का विषय ये सब है, वो तो सबसे आसान है। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर के। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? यदि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो चाहे रैंडम लिख के आए, मतलब रैंडम मतलब ये समझिएगा एक ही साथ खींच लिया गया है, तो आप शायद और दिमाग लगाने लगो कोई, वो 1 by 1 ही है, समझ लीजिए। एक निकाला फिर एक निकाला। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऑर्डर दे देता है, ठीक है, तो फिर चीजें बदल जाएंगी। अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे तो समझेंगे। अब देखिए ध्यान से, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एट रैंडम, ठीक है। आप समझ लीजिए कि 1 by 1 मतलब जब ऑर्डर नहीं दिया तो खींच लिया सीधे से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एट, अब कई बार बच्चे समझते हैं ना कि पहले एक बार ऐसे वो कहेंगे कि 52 में से एक निकाला गया, फिर 51 में से एक निकाला गया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कोई ये सोच रहा है कि 52C1 इंटू 11C1 और फिर वो सोचेगा कि 4C1 इंटू 3C1, तो ये सही नहीं है।
उसने ऑर्डर नहीं बोला है कहीं पर भी। बात समझ रहे हो? आप 1/1 का मतलब ये समझ रहे हो कि एक निकाला, फिर 52 में से एक निकल गए, तो 13 4 में से एक निकला होगा। फिर आप सोचोगे कि 51 बचे, 51 में से एक निकला, और 3 किंग बचे होंगे और 3 में से एक किंग निकला होगा। ये गलत है, क्योंकि कहीं पर भी ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने ये नहीं बोला है कि पहले क्या निकला है बाद में क्या निकला है, ऐसा कोई भी कहानी नहीं है। तो आपको सीधा सीधा कहना है भैया कि आपके पास कार्ड रखे गए थे 52 में से, उसमें से 2 कार्ड निकाला है आपने, 52 C2 होगा, सीधे 52 C2 होगा। अब ये दोनों के दोनों कार्ड यदि आपके क्या आ जाए, किंग आ जाए, तो इसका मतलब 4 C2 हुआ होगा, क्योंकि 4 किंग है आपके पास। तो 4 किंग में से 2 किंग निकलकर आ जाए, 4 किंग में से क्या आ जाए, 2 किंग आ जाए, आगे होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3/2 और 52 इंटू 51/2, ये कट जाएगा। 13 इंटू 17 बराबर 1/221। सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा कहां पर 1/1 एट रेंडम, कहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है? एक साथ निकाले जा रहे हैं, 1/1 और रेंडम दोनों एक ही चीज है, यदि ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो। ये कह रहा सर सारे ऐप पर सिलेबस पूरा हो गया है, बस हम लोग हैं जो लोग सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस पूरा कर लिए हैं वो आगे हो जाएंगे। अब ये तो वही बात कि मैं किसी पर बोलूं, आप दूसरे को क्यों देखते हो, दूसरे को क्यों देखते हो, किसका क्या हो गया है? बेटा सिलेबस तो आप देखते हो यूट्यूब पर, तो आखिरी के 10 दिनों में भी कंप्लीट हो जाता है। आपको आपको यहां पर प्रैक्टिस कराई गई है, यहां पर डिटेल से कराया गया। देखो ये कतई मैं नहीं कहना चाहता हूं कि और जगहों पर नहीं कराया गया है, ठीक है, ये कतई है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कहां पर कैसे कराया गया है, कहां पर कितनी जल्दी कराया गया है। इस पर कमेंट है तो इस पर कमेंट करके मैं किसी की इंसर्ट या इस तरह की चीजें नहीं करना चाहता हूं कि वो बेकार से कराएं या वो अच्छे से कराएं। मैं बस केवल अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं यहां पर जो कराया गया है वहां पर आपको प्रैक्टिस भी साथ में करवाई जा रही है, आराम आराम से कराया गया है। देखिए क्रैश कोर्स चला है ना, एक क्रैश कोर्स आया, उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर अब उसका और आप में अंतर नहीं है। क्रैश कोर्स आया है ना, उसका भी मैं कंप्लीट करके दे दूंगा, लेकिन क्या उसमें मैं उतनी आराम से कराऊंगा? जल्दी जल्दी पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। आपको प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं दो, अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी मुझे एक क्वेश्चन कराने की क्या जरूरत है? मैं सीधे बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन करा दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी का एक करा दिया, एक मैं कंडीशनल का करा देता हूं, एक मैं ताश वाला करा देता हूं और नया चैप्टर पर आ जाता हूं, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। तो एक तरीका तो ये भी है। ये मैं केवल अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं किसी तुलना नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं पर अच्छा से नहीं कराया गया होगा, ठीक है, मैं आप यहां की बात कर रहा हूं कि हमारे यहां पर कैसे कराया गया है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस इसमें कराई गई है। या तो अभी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए साथ साथ में, या फिर एक साथ बाद में करिए, ठीक है। तो इस पर टेंशन आप छोड़ दीजिए कि कहां पर कितनी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर दिया गया है, कहां पर क्या कराया जा रहा है, उस पर चिंता करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आधा आधा पढ़ाकर भी हो जाएगा, ज्यादा पढ़ाकर भी हो जाएगा, कम क्वेश्चंस कराकर भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस भी करा के कंप्लीट होगा। तो वो अलग अलग सबका है सब कुछ। कोई पहले चाह रहा है कि मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं, सबके टीचर के अपने अपने विचार हैं। कोई पहले ज्यादा कराना चाहता है, कोई कहता मैं बाद में ज्यादा करवाऊंगा, सबके अपने अपने, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, और आगे आते हैं।
अ बैग कंटेन्स, अब इसकी हिंदी तो निकाल लोगे। अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल, एक बैग के पास क्या है, 10 व्हाइट बॉल है और 15 क्या है, ब्लैक बॉल है। 10 व्हाइट और 15 ब्लैक बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, एक बैग के पास 10 व्हाइट बॉल है, 15 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अब यहां पर एक ऑर्डर मैटर करता है। देखो वो पूछ रहा है कि फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज व्हाइट, पहली क्या ब्लैक है और सेकेंड क्या है, व्हाइट है। यहां पर एक चीज होती है, मैं पहले वो बताना चाहूंगा आपको, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम आप पढ़ चुके हो, अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़िए और हम ये समझेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, मैं आपको फेब तक, देखो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई है, ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हो, प्रैक्टिस करवाई है। क्लास में भी ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस कराता हूं। अब देखिए, यदि कम क्वेश्चंस कराता तो बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हर चैप्टर को मैंने 8-8 दिन 6-6 दिन इतने समय लिए हैं। ठीक है, अब उसमें तो डांस तो किया नहीं होगा, कुछ कराया ही होगा डिटेल में, एक टॉपिक पर थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, गुणन प्रमेय। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहां से आई और कैसे बनी है। देखिए पहले ये बताइए, पी ए बाई बी जानते हो आप, कितना होता है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी ये होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी बी इंटू पी ए बाई बी। ध्यान से पढ़िए। अच्छा ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, ये देखने में बड़ी खतरनाक सी लगेगी लेकिन है आसान। अच्छा पी बी बाई ए बताओ क्या आएगा, पी बी बाई ए। पिछले वाले में भी ऑर्डर बोल रहा है, कहां ऑर्डर बोल रहा है पिछले वाले में, कहां गया, कहां पर ऑर्डर बोल रहा है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 एट रैंडम, 1 by 1 एट रैंडम। कहां पर ऑर्डर बोल रहा है, मैंने बोला कि आपसे बोला है दोनों के दोनों किंग आने चाहिए, उसने कहीं पर बोला है कि पहले क्या आना चाहिए बाद में क्या आना चाहिए, ऐसा बोला है नहीं ना। तो इसका मतलब सीधे खींच के निकाल लो। उस समय 1 by 1 और रैंडम में दोनों में कोई अंतर नहीं होता, वो रैंडम ही होता है। 1 by 1 और रैंडम में कोई अंतर नहीं होगा यदि आपसे ऑर्डर नहीं पूछ रहा है। उसने बोला कि दोनों के दोनों किंग होने चाहिए। इसमें कहां आपको लग रहा है कि पहली बार जो निकलेगा वो क्या होना चाहिए, दूसरी बार क्या होना चाहिए। चैतन वाघ मारे, शांत रहेंगे आप, अच्छा लगेगा। तो पी बी बाई ए क्या होगा बताइए, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब यहां से देखिए क्या लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए। आप इसको ध्यान से इन दोनों को देखिए, आपको कुछ सिखाऊंगा मैं और उसको आपको याद रखना है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। आपसे कभी भी आपसे ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, ठीक है,
तो आपको यह देखना है कि आपको क्या करना है, पहले ए की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो मान लो कहे कि ए इवेंट बी इवेंट दोनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी यदि आपको निकालनी है तो पहले आप ये निकालिए कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और क्योंकि ए हो चुका है तो बी होने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे, देखो जब इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होते हैं, जब इंडिपेंडेंट होता है, जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट होता है तो उस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी आप पी ए इंटू पी बी करते हो। क्या करते हो? पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी करते हो। लेकिन जब इस बात से फर्क पड़ेगा कि पहले क्या निकला है, तो फिर उस केस में यदि ए और बी दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले ए की होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर कहेंगे ए हो चुका है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। इस समझने में थोड़ा सा भले दिक्कत हो रही होगी, क्वेश्चन में आसानी से समझ जाओगे। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, यदि मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए तो पहले मैं ए की होने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, फिर बी की होने की जब ए हो चुका है, फिर सी के होने की जब ए और बी दोनों हो चुके होंगे। ठीक है, जब ए और बी दोनों हो चुके होंगे। चेतन वाघमारे फाइनल है, मैं आपको ब्लॉक करने वाला हूं यदि आप इससे ज्यादा बोलेंगे तो। ब्लॉक करने का मतलब है कि आप चैट नहीं कर पाएंगे कम से कम 1 वीक तक के आसपास, शायद ज्यादा भी। फाइनल वार्निंग है मेरी आपको, ये क्लास बदतमीजी की क्लास नहीं चल रही है, मौज की नहीं चल रही है, गाना बजाना नहीं हो रहा, मैं डांस नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। अ बैग कंटेन 10 व्हाइट बॉल 15 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना वापिस रखे हुए। एक बैग है जिसमें 10 सफेद गेंदें हैं, 15 ब्लैक। जब ये समझाने के बाद वो समझाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। 10 व्हाइट गेंदें हैं, 15 ब्लैक गेंदें हैं। 2 बॉल निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो आपने निकाला है उसको रखा नहीं है वहां पर। तो यहां दिखाइए कह रहा है कि पहली जो होनी चाहिए ब्लैक होनी चाहिए, दूसरी व्हाइट होनी चाहिए। पहली ब्लैक होनी चाहिए, दूसरी व्हाइट होनी चाहिए। क्या इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसमें? क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बेटा क्वेश्चन समझो, नहीं तो जितने शॉर्टकट वाले हैं ना, एग्जाम के दिन मिलना मुझसे, रोगे तुम। ये मैं 4-5 सालों से देखते आ रहा हूं, जो एग्जाम देकर आया हो ना उससे पूछ लेना कि कितने शॉर्टकट एग्जाम में लग जाते हैं जो तुम यूट्यूब पर देखते हो, और कितने तुम्हारे काम आ जाते हैं, उतने कितने उससे सिलेक्शन हो जाते हैं। जाके मिलना उनसे जो पेपर देकर आए हैं। ठीक है, चलो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप पहली बार में ब्लैक व्हाइट नहीं निकाल सकते। तो यदि मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, देखिए एग्जाम में हम ये सब नहीं लिखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो पहले समझने के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए। जब हम थोड़ा सीख लेंगे तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे जब आप छोटे थे ना तो 1 में 10 जोड़ने, 5 में 10 जोड़ने के लिए ऐसे करते थे, 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5, फिर 10 आगे जोड़ते थे, फिर शुरुआत से जोड़ते थे। लेकिन जैसे ही सीख गए फिर आपको यह प्रोसेस की जरूरत नहीं है। वही वाला चीज है, आपको यह भी चाहिए, यह भी चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है बेटा? पहले में ब्लैक निकलना व्हाइट निकलना क्या इंडिपेंडेंट है? यार इंडिपेंडेंट तो तब होता जब रिप्लेस, जब उसमें लाके रख देते आप। आपने एक बॉल कम कर दी है बेटा, ब्लैक निकालकर
यदि आपने ब्लैक बॉल निकाली होगी तो बॉल इसमें से कम हो गई है, तो जब दूसरा आप व्हाइट निकालने जाओगे तो आपको जो ब्लैक है ना, जो बॉल है वो कम नजर आएंगी। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। यदि इंडिपेंडेंट होता तो सीधे मैं पी ए इंटू पी बी कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहला आप क्या करोगे कि ए इवेंट हो चुका है, मतलब मैंने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, अब ए हो चुका होगा तब बी की निकालेंगे। ए हो चुका होगा तो बी की निकालेंगे। अब ए बताइए, ए होना मतलब ब्लैक होनी चाहिए, जो पहली बॉल निकाली है वो ब्लैक होनी चाहिए। तो भैया टोटल बॉल कितनी थी 25, उसमें से ब्लैक निकली होगी तो 15। अब इनटू, अब ये चीज यही बताती है, थोड़ा ये लाइन डिफिकल्ट लगती है लेकिन जब करने जाओगे तो कहोगे यार इतनी सिंपल चीज है ये। अब ये यही बताता है कि ये वाला हो चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेटा एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो बॉल कितनी बची होंगी 24। बॉल कितनी बची होंगी 24, और 24 बॉल बची होंगी। तो अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो व्हाइट तो 10 ही रही होंगी ना, व्हाइट तो 10 रही होंगी, तो ये हो जाएगा 10। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एक मिनट। फाइव फाइव कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5/12, 1/4। तो ये बात समझ में आई, ये जो चीज है ना, ये अब आपको समझ में आई होगी। अब इसमें मान लो 3 हो जाता तो आप ये कहते कि तीसरी, मान लीजिए कि तीसरी भी कोई और कलर जैसे होता, 3 कलर होते तो तीसरी कहते कि भैया तब अगले गेंद पर 23 हो जाता, यहां पर अगली बॉल में क्या हो जाता 23 बॉल हो जाती। तो ये चीज यही बताता है, जब वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, जब स्वतंत्र घटना होगी। देखिए यदि रिप्लेसमेंट हो गया तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में इस ए का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस ए इवेंट होने का कोई महत्व हो जाएगा क्योंकि आपने फिर से तो उसमें डाल ही दी है बॉल। तो मेरे पास ब्लैक भी उतनी नजर आती और टोटल बॉल भी उतनी नजर आएगी, तब उस केस में ये ए का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कहानी गड़बड़ है। कहां ये इंडिपेंडेंट है भैया, मतलब दूसरी बार जब तुम व्हाइट बॉल निकालने जाओगे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि पहले में ब्लैक निकली है कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं फर्क नहीं पड़ेगा यार, बॉल तो कम हो गई होगी ना, एक बॉल तो होगी ही नहीं आपके पास, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा बेटा। पहली बार यदि आप ब्लैक निकाला, दूसरा व्हाइट निकाला, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है? मतलब इसके होने ना होने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा भाई, ये हुआ होगा तो, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है तो बॉल क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी ना, तो बी को फर्क तो पड़ रहा है ना, इस बात से पड़ रहा है फर्क। तो ये चीज यही बताती है, बस हम ये सब लिखते नहीं है एग्जाम में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। यहां हम सीधे यही वाला काम करेंगे। तो 15 ब्लैक थी, 15/25
और क्योंकि एक ब्लैक निकल गई तो 24 बॉल बची, अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 10 हो जाएगी 24। सर एक बॉल निकल गया तो 9 गेंद बचेगा ना। अरे भैया ब्लैक निकली है, हे खुशी जी, बॉल पहली बार कौन निकली है, कौन निकली है बॉल, कौन निकली है, कौन सी बॉल निकली है पहले? ब्लैक निकली है ना, तो व्हाइट कैसे कम हो जाएगी यार? यार कुछ तो दिमाग लगाया करो यार तुम लोग, है तो इतना कंफ्यूज हो, एग्जाम में क्या करोगे? समझ के करना है, ये नहीं कि रट लेना है। हाँ बस तुम पता क्या करते हो, सर देखो क्या हुआ, यहां पर रिप्लेसमेंट दिया है और ये पहली व्हाइट है पहली ब्लैक है, तो 15/25 हो जाएगा, 10/24 हो जाएगा, आंसर आ गया 1/4। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। और तुम ये पढ़ाई करना चाहते हो, तुम चाहते हो मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊं, बस आंसर 1/4 आ गया, रिप्लेसमेंट दिया एक कम हो गया, यार तो फिर कॉन्सेप्ट कहां आ गया? बैन कर देना चाहिए कॉन्सेप्ट। ऐसे थोड़ा ना पढ़ना है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट 15/25 बता दूं, 10/24 बता दूं और काट के 1/4 ला दूं और कह दूं ये रिप्लेसमेंट है, पहली ब्लैक व्हाइट हो गया आंसर। यार इसमें सीखोगे क्या तुम? कल को वो क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आएगा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं होगा। तो ऐसे नहीं पढ़ाई करते हैं। ऐसी पढ़ाई तुमने यूट्यूब पर कई जगहों पर देख ली होगी, तो उससे एक्साइटेड हो जाते बहुत ज्यादा कि यार वो तो दिमाग लगवाते ही नहीं है, बिना दिमाग लगाए पर एग्जाम में सफल हो जाएंगे हम। तो ऐसे मत इंप्रेस हुआ करो, किसी का पेपर ऐसे नहीं निकलता है बेटा, ठीक है? ऐसा होता ना तो कॉन्सेप्ट और ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती। चलिए और करवाएंगे क्वेश्चन हम। अच्छा लीप ईयर के बारे में देखो थोड़ा सा, लीप ईयर क्या होता है बताइए? अच्छा ये 2024 में कितने दिन की फरवरी होगी बताना मुझे, फरवरी कितने दिन की होगी? ये 2024 लीप ईयर है क्या? यूट्यूब पर थंबनेल देख लेते हो 250 प्लस, अरे 250 प्लस एक आदमी का आ जाए बहुत बड़ी बात है, 2 आदमी का आ जाए जो सेलेक्ट होते हैं, तो 250 प्लस मत देखा करो नहीं आता बच्चों का जल्दी, 302 पर तो मेरिट पहुंच जाती है। चलिए 29 का होगा, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में 365 डेज होंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। और नॉन लीप ईयर जो होता है, साधारण वर्ष बोलते हैं और लीप वर्ष बोलते हैं, ठीक है? साधारण वर्ष लीप वर्ष। तो नॉन लीप ईयर में 365, एक क्या लिख दिया यार, एक मिनट एक मिनट, हाँ 1 मिनट, 365 लिख दिया मैंने, क्या यार 364, 1 एक्स्ट्रा डेज, 1 एक्स्ट्रा डेज। बावन वीक होते हैं लीप ईयर में, जो होंगे वो 52 वीक होगा और 2 एक्स्ट्रा डेज होगा। और नॉन लीप ईयर में 52 वीक होगा और 1 एक्स्ट्रा डे होगा। सचिन निषाद जी बताइए बेटा क्या बात है? आप यदि 75 नंबर ले आते हो तो आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे मैथ्स में। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब एग्जाम को आप देखोगे ना, तो ये कट ऑफ इतनी जाती ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कर नहीं पाते बच्चे, ठीक है? तो आप 120 क्वेश्चन को मत देखिए, आप सोचिए कि 150 के आसपास कितने पर 150 आ जाएं कम से कम, क्योंकि यहां पर अभी तक हिस्ट्री में मुझे लगता है 700 कोई नहीं पाया है नंबर, पता नहीं मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 700 पाया कि नहीं पाया कोई, लेकिन इधर लेटेस्ट में तो शायद नहीं पाया है कोई। जो ओवरऑल जो टॉपर है, बीच वाले हो सकता पा गए हो क्योंकि रिटर्न में ज्यादा पा गए हो। हाँ तो 366 हो जाएंगे ना बेटा,
75 कट ऑफ होते हैं, तो यहां स्कोर नहीं होते हैं। मैं हर बार की बात बता रहा हूं, 100 से 150 के बीच में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं। जो सेलेक्टेड भी है ना टॉप, जो 100 रैंक से ऊपर बच्चे मिलेंगे आपको, मतलब 100 से लेकर 300 400 तक जो भी है, वो सब आपको मोस्टली 150 के आसपास नजर आएंगे बच्चे। वो 100 से 150, 100 नंबर से 150 नंबर के बीच में नजर आएंगे वो, समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि टॉपर जो होगा वो 200 से 250 के बीच में, टॉप 10 और टॉप 50 वाले में हो सकते हैं 200 250, नहीं तो फिर नहीं है, क्योंकि 600 650 तो वो पाते ही हैं नंबर। तो मैथ में 300 थोड़ा पा गए होंगे यार, फिर दूसरे पेपर में क्या नहीं पाएंगे स्कोर। तो कि इतना स्कोर नहीं हो पाता इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं, क्वेश्चन टफ आते हैं, ठीक है। हाँ 150 200 से अप्रॉक्स इतने ही रहते हैं, ज्यादा नहीं पाते हैं। तो ये ख्वाब जो 250 प्लस 300 प्लस के चक्कर में आप ये सोचो कि चीजों को बड़ी मतलब हम सेकंडों में सॉल्व करके, तो वो चिंता मत करिए आप बस आपको आना चाहिए पेपर, ठीक है। क्योंकि जो पेपर देकर आता है उससे पूछिएगा। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी और एन नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। 53 संडे हो तो यार एक बात बताओ, ऑर्डिनरी ईयर में तो एक एक्स्ट्रा डे होता है, वो एक एक्स्ट्रा डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। तो संडे तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी ना आपके पास। हाँ तो वो जब तक बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया है तब तक उसे शॉर्टकट अच्छा लगेगा, जब एग्जाम देकर आओगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि हर बार नए बच्चे आते रहते हैं, इसलिए शॉर्टकट बिकता रहता है, सिंपल सी बात है। और सबको पता है कि नए नए बच्चे आएंगे हर बार, ठीक है। चलिए अच्छा, यहीं पर लीप ईयर जोड़ देता बेटा। अच्छा देखो ये 1/7 क्यों आया है, कि देखो 52 वीक तो होता है ना आपके पास, नॉन लीप ईयर में 52 वीक होता है, तो 52 वीक में 52 संडे आ गया। अब वो एक एक्स्ट्रा दिन जो है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो 7 पॉसिबिलिटी आने की, आपको फेवर एक पॉसिबिलिटी है। जब संडे, वो एक दिन संडे आ जाएगा तो फिर आपके 53 संडे हो जाएंगे, क्योंकि 52 तो पहले ही हुए होंगे 52 वीक में। 52 वीक में तो 52 संडे हो ही गए होंगे, एक वो संडे मिल जाए तो 53 संडे हो जाएंगे। तो उसकी पॉसिबिलिटी 7 में से एक है। लीप ईयर होता तो 2/7 होता। यहीं पर यदि लीप ईयर होता मान लीजिए, तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, ठीक, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। अब 2 एक्स्ट्रा दिन कौन से हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, थर्सडे वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। देखो 2 एक्स्ट्रा दिन कौन से हो सकते हैं? देखो जब लीप ईयर होगा तो 52 वीक में 52 संडे आ चुका होगा। 2 एक्स्ट्रा दिन कौन से हो सकते हैं? संडे मंडे, वो 2 दिन संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो 7 ऐसे मिल सकते हैं। यदि ये आया होगा तब भी आपको संडे मिल गया होगा, यदि वो 2 दिन ये रहे होंगे तब भी देखो 53 संडे मिल गया होगा, और सैटरडे संडे वो 2 दिन रहे होंगे तो भी आपको 53 संडे मिल गया होगा। यदि वो संडे मंडे और सैटरडे संडे इन दोनों में आपको एक एक संडे मिल गया होगा तो 53 संडे हो जाएगा आपका। देखो अब यहीं पर बोले कि संडे या फिर मंडे हो, तो संडे हो या फिर मंडे, मान लो यहीं पर बोलता है कि संडे या फिर मंडे, 53 संडे हो या फिर 53 मंडे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी आपको फेवर करेगा, यह भी आपको फेवर करेगा, और यह भी आपको फेवर करेगा। 3 फेवर करेंगे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे। यदि ये तीनों आ जाएंगे
तो पक्का आपके 53 संडे या 53 मंडे आ जाएगा। तो उसके में 3/7 होगा। कितना होगा? 3/7 होगा। ए भैया खुद दिमाग लगाओ, यदि 52 लीप ईयर है तो 52 वीक खत्म हो चुके हैं, तो वो 2 एक्स्ट्रा दिन क्या हो सकते हैं यार? इन्हीं संडे मंडे में से कोई होगा ना। तो वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, इस तरह से ये 7 पॉसिबिलिटी हैं। अब 52 वीक आपके में 52 संडे आ चुका होगा। अब 53वां संडे यदि लाना है तो कौन फेवर करेगा आपको? यदि वो दिन 2 दिन संडे संडे होगा तो भी आपको 53 संडे मिल जाएगा। एक संडे मिल गया ना, और संडे मंडे हो गया तब भी आपको एक संडे मिल गया, 53 संडे। यदि वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे होंगे तब तो आपका काम खराब हो जाएगा। कहां 53 संडे मिला? 52 ही संडे तो रह जाएंगे। तो 7 पॉसिबिलिटी में से 2 पॉसिबिलिटी आपको फेवर कर रही है। अब यदि किसी ने यह पूछा कि 53 संडे मिल जाए या फिर 53 मंडे मिल जाए, तो जो 52 वीक थे उनमें 53 संडे मिल चुका होगा और 53 मंडे भी मिल चुका होगा। अब आपको वो केसेस चाहिए जिसमें एक संडे और एक मंडे मिल जाए, वो सब आपके फेवर में होंगे। तो एक संडे या मंडे यहां मिल गया, एक यहां मिल गया, 3/7 हो जाएगा उस केस। A man and his wife appear for an interview for a 2 post. A man and his wife appear for an interview to 2 पोस्ट है, और एक आदमी और एक औरत क्या किए? अपीयर किए हैं इंटरव्यू के लिए। हस्बैंड के सिलेक्शन की 1/7 प्रोबेबिलिटी है और वाइफ के सिलेक्शन की 1 बाई क्या है? 5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्ट। ओनली वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। हाँ, दीप चंद्र जी नहीं कराया मैंने तो कैलकुलस भी नहीं कराई है। क्या परेशान हो रहे इतना? चलिए, बताइए। ओनली वन ऑफ देम बी सिलेक्टेड, उनमें से कोई एक सेलेक्ट हो। मतलब वाइफ सेलेक्ट हो तो हस्बैंड नहीं, हस्बैंड सेलेक्ट हो तो वाइफ नहीं। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें? क्या आपसे एच यूनियन एस पूछा जा रहा है? सोच के बताइए, क्या यह पूछा जा रहा है आपसे? या फिर कुछ और पूछा जा रहा है? क्या यह पूछा जा रहा है या फिर आपसे यह पूछा जा रहा है? सोचिए, क्योंकि ये सोचना बहुत जरूरी है कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। ओनली हिंदी तो समझ में आ गई, पर मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है?
यही तो कहना चाह रहा है वो। क्या कहना चाह रहा है कि ओनली वन ऑफ देम बी सिलेक्टेड, उनमें से किसी एक को चुनने की प्रायिकता। तो क्या हुआ होगा सोच के बताइए। ये हुआ होगा कि हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए, वाइफ नहीं, या फिर वाइफ सेलेक्ट हो जाए, हस्बैंड नहीं। मतलब यदि आप यूनियन के बारे में सोच रहे हो तो यूनियन में बीच वाला भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, बीच वाला भी पार्ट इन्वॉल्व होता है बेटा, और बीच वाला पार्ट में दोनों लोग सेलेक्टेड वाले केसेस भी हैं। आपको ओनली वन वाला, ओनली वन ऑफ देम, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो या तो H सेलेक्ट हुआ होगा, W नहीं, या फिर W सेलेक्ट हुआ होगा, H नहीं। हस्बैंड और वाइफ, बीच में और लगा इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई। हस्बैंड का सिलेक्शन, हस्बैंड का सिलेक्शन और वाइफ का सिलेक्शन, वो दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना, कोई मतलब तो है नहीं। तो यहां क्या लिख देंगे हम, PH और PW बार, और PW और PH बार। तो PH कितना आ जाएगा, हस्बैंड सिलेक्शन कितना है 1/7, PW बार मतलब एक में से 1/5 माइनस कर देंगे, 4/5 आ जाएगा, एक में से 1/5, और ये 1/5 और PH बार कितना हो जाएगा 1 - 1/7, 6/7। तो 4/35 प्लस 6/35, 10/35 मतलब 2/7, 2/7 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ओनली वन ऑफ देम को कुछ ऐसे हम करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज। अच्छा यहीं पर, अरे यार यही तो मैं, पता है ये सब पूछोगे तुम, W बार मैंने बताया भी है, पूरा सुना करो। जब मैं पढ़ाया करूं ना तो पूरा प्लीज कान खोल के पूरा सुना करो। मैंने W बार के समय तुम्हें पता होना चाहिए यार कि W बार जो होगा वो -1 - PW होगा, मतलब वुमेन की होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस माइनस होगा। दूसरा मैंने 4/5 लिखते समय ये बोला भी था कि 1 - 1/5 होगा। तुम मतलब बार का मतलब ही नहीं समझ सकते। अच्छा यहां पर यदि बोलता कि बोथ ऑफ देम सेलेक्टेड, मान लो बोथ ऑफ देम सेलेक्टेड, तो इसको कैसे करते, सेलेक्टेड, बोथ दोनों के दोनों सेलेक्टेड हो जाएं तो क्या करते, मतलब आपको उस समय पी एच इंटरसेक्शन, दोनों के दोनों सिलेक्शन मतलब H इंटरसेक्शन W निकालना था। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो PH इंटू PW निकाल देते, और P हस्बैंड के सिलेक्शन होने की क्या होता 1/7, और वाइफ 1/5, और 1/35 हो जाएगा, 1/35। अरे यार 4π/5 W बार कैसे निकालोगे, 1 - PW, और PW मतलब वाइफ के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, और वो 1/5 है तो 1 में से 1/5 4/5, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। और W वाइफ के होने की कितनी है, वाइफ के होने की 1/5 है। PH बार कितना होगा, PH बार कितना होगा 1 - PH, PH मतलब हस्बैंड की सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, तो हस्बैंड की क्या है 1/7, तो 6/7 नहीं होगा। ठीक है।
बेटा दो पोस्ट हैं, कहां एक पोस्ट है यार? सर नहीं हो सकता सर, क्योंकि पोस्ट एक ही है। हर्ष जी कहां एक पोस्ट है बताना। कहां एक पोस्ट है? अरे कहां एक पोस्ट है यार? कहां पर एक पोस्ट लिखा हुआ है? कहां लिखा है एक पोस्ट है? कहां पर एक पोस्ट लिखा है, मुझे यही तो बताओ आप। कहां पर एक पोस्ट लिखा हुआ है? भाई इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाए, और लोग भी तो दुनिया में हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसने यहां पर यह प्रोबेबिलिटी पूछी कि उन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। सर हमें यह नहीं पता चल रहा है कब इंडिपेंडेंट है। एक बात बताओ, दो आदमी गए सिलेक्शन के लिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा क्या? मतलब वो बगल वाले का सिलेक्शन हो गया है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? भाई दो लोगों के सिलेक्शन पर क्या फर्क पड़ता है? वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे बेटा, बताइए। दो लोगों का, तुम मान लो तुम लोग सब लोग जा रहे हो, आप एनडीए में जाना चाहते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन क्या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है क्या एक दूसरे पर? इंडिपेंडेंट है ना। जैसे मान लीजिए सोयल जी हैं और रिया जी हैं, तो सोयल जी के सिलेक्शन पर रिया जी के सिलेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोयल जी का हो चाहे मत हो, उससे रिया जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिया जी का होगा कि नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंट साफ साफ पता चलता है। ठीक है बेटा, एक पोस्ट के लिए दोनों सिलेक्शन वाला क्वेश्चन ही नहीं बनेगा यार। कैसे बनेगा एक ही पोस्ट के लिए? इफ ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया है तो 36 आ गया होगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इन फर्स्ट थ्रो ओनली। चलिए बताइए। ज्यादा फीलिंग्स नहीं लेते हैं बेटा, ये हस्बैंड वाइफ को लेकर मतलब नहीं कि अपने आप फीलिंग्स लीजिए कि क्या होता है। जो क्वेश्चन में दिया उसको करिए। चलो करो इसे। इफ ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इन फर्स्ट थ्रो ओनली। अब फर्स्ट थ्रो में तो 1 1 1 2 1 6 सब होंगे ना, तो 6 बनेंगे ऐसे पहले थ्रो में। 1/6 1/36 कौन बता रहा है? Two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of at least one of them cards drawn is S? देखो एटलीस्ट कभी भी आए तो उसे आप क्या कर लीजिए, टोटल में से नन कर दीजिए। ये ज्यादा आसान तरीका होता है। टोटल में से नन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो कार्ड 52 में से आपने निकाले हैं, ये बताइए कि उनमें से जो निकले हैं उनमें से कम एक क्या हो, एस हो। अब यार इस तरह से तो बहुत केसेस बनेंगे। एक एस होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है, किंग हो सकता है, क्वीन हो सकता है। इस तरह के केसेस तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे सही से। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल यहां पर कितना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना। 1 में से क्या वो माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी जिसमें एक भी एस नहीं आया होगा। तो भाई 52 में से 2 पत्ते उठाए जा रहे हैं। एस कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4 एस होते हैं ना। तो उन चारों को छोड़कर 48 में से यदि 2 निकला होगा, इस पक्का है ये प्रोबेबिलिटी उसकी मिल गई जिसमें एक भी एस नहीं है। नन एस वाला केस है ये किसको नहीं समझ में आया फिर मैं बताऊं।
मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तब तक, और बताइएगा कि इसको समझ में नहीं आएगा। 48 इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51, कैलकुलेशन नहीं, कॉन्सेप्ट। कितना हो जाएगा ये? 12, 13, 17, 1 माइनस 28, 18 और 221, 32, 33, 33/221। देखो एटलीस्ट मतलब ये तो समझ जाते हो कि टोटल माइनस नन करना, ये तो समझ में आ गया होगा। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अजी क्या देखें ध्यान से बताइए, चलिए बताइए बेटा क्या ध्यान से देखें, चलिए बताइए क्या ध्यान से देखें, क्या समस्या नजर आ रही है आपको, बताइए। टोटल 1 नहीं आया, टोटल बेटा प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात? हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम परमुटेशन नहीं कर रहे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, ओनली फर्स्ट पर 1 आना है। हाँ जी ठीक है, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एक मिनट शायद ये गड़बड़ है। और डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन फर्स्ट। अच्छा फिर ये वाला केस काउंट नहीं होगा यार, 1-1 वाला काउंट नहीं होगा ना, ये 1-1 में दोनों पर आ गया है। एक मिनट एक मिनट, इन फर्स्ट थ्रो ओनली ना, पहली गेटिंग 1 ये वाला नहीं आएगा, फिर ये 5/36 हो जाएगा। एक मिनट, फर्स्ट थ्रो ओनली है, गेटिंग 1 इन फर्स्ट थ्रो ओनली, केवल पहली में आना चाहिए, केवल पहली फेक में। ठीक है, मैंने ओनली नहीं देखा है इसमें, ठीक है, इन फर्स्ट थ्रो देखा है बस मैंने, इसलिए मैंने सब को काउंट कर लिया। ये काउंट नहीं होगा, 1-1 काउंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट थ्रो ओनली की बात हो रहा है, केवल पहली थ्रो पर एक आना चाहिए। ये जो 1 आना चाहिए वो केवल पहली थ्रो पर आना चाहिए, यहां वाले में 1-1 में दूसरी पर भी आ गया। ठीक है, तो ये वाला काउंट नहीं हो जाएगा, यहां से यहां तक ये 5 फेवरेबल हो जाएंगे और 36 टोटल हो जाएगा ये। ठीक है यार, ये हो जाएगा फिर। ठीक, चलिए इसको करिए जल्दी से। देखो इसमें क्या है, एटलीस्ट माइनस आपको क्या करना है, नन करना है, सॉरी टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन। टोटल कितने हैं, टोटल टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 होती है, माइनस आपने जो 52 पत्ते में से 2 पत्ते निकाले हैं, तो 52C2 होगा, 52C2, 52C2 होगा ना। लेकिन बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। कितने भी इवेंट्स हैं उनको मिलाने पर टोटल सैंपल स्पेस में तो भाई 1 ही प्रोबेबिलिटी होगी ना, टोटल 1 प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप जैसे आपके पास 52 पत्ते थे, आपने ऐसे हाथ डाला और 2 ऐसे खींच लिया, खींच लिया।
आपको यह निकालना है कि जो दो आपने खींचा है वो एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कौन सा हटा रहा हूं, मुझे एटलीस्ट 1 एस चाहिए। तो यहां पर हम नो एस वाला केस हटा रहे हैं। तो आपने जब हाथ डाला होगा तो आपके हाथ में वो जो दोनों कार्ड आए हैं वो एस न हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि भैया 4 एस होते हैं तो 48 एस बचे, सॉरी एस को छोड़कर 48 कार्ड होंगे, उसमें से उन 48 में से यदि 2 आएगा तो आपको फेवर करेगा। भाई हाथ डालोगे निकालोगे 2 तो वो तो 52 में से 2 निकलेंगे, लेकिन उनमें से आपको 48 में से 2 निकला तो फेवर करेगा। वो 4 नहीं मिलने चाहिए एस, ठीक है, इसलिए 48 हुआ है। ठीक है, फेस कार्ड बेटा 3 होते हैं, लेकिन सबके 3 होते हैं ना, स्पेड के भी 3 होंगे, हार्ट के भी 3 होंगे, तो 12 हो जाएंगे ना। सबके 3 होते हैं ना, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड सबके 3 होते हैं। हाँ, एस में से इक्का, कम से कम एक इक्का आने के, टोटल में से एक भी इक्का ना आए। तो 52 में से आपने 2 निकाले हैं, आपको फेवर कौन से करेंगे कि वो 4 हटा दीजिए एस, 48 जो बचे उनमें से 2 आए होंगे, आपको फेवर कर रहे हैं। यहीं पर यदि मान लीजिए किंग होता तब भी यही आंसर आता, या क्वीन होता तब भी यही आंसर आता, यहां जैक होता तब भी यही आंसर आता, कि 1 में से हम एक भी एस ना आया हो, इसका मतलब बाकी 48 में से 2 हमारे हाथ में आया है। चलिए अब समय समाप्त हो गया है, इन बाकी क्वेश्चंस को आगे लगाइएगा, ये सब क्वेश्चंस हैं इसमें, ये हैं आगे क्वेश्चंस आएंगे। सब लगाइएगा, बाकी कल और हम करते हैं, आराम आराम से करेंगे, हड़बड़ी में नहीं। ये नहीं कि 4 क्वेश्चंस करके चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर के साथ प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, आखिरी में भी करना जरूरी है, लेकिन चैप्टर के साथ भी प्रैक्टिस करते चलना है। 50 चैप्टर कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं है जब आता ही नहीं है। ठीक है, वेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करिए। आप कहोगे तो मैं 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी बता के एक एक एग्जाम्पल करके खत्म हो जाएगा 10 दिन में, बहुत दिक्कत नहीं है। लिमिट 1 दिन में 2 दिन में खत्म, 2 दिन में फंक्शन खत्म, लेकिन 2 दिन नहीं चलाना ना इन्हें, क्लासेस ज्यादा लेनी है, ज्यादा एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, करिएगा क्वेश्चंस को बाकियों को। धन्यवाद।